हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेनरीज लॉ, यानी कि सोल्यूबिलिटी, किसी गैस की सोल्यूबिलिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। आज का हमारा टॉपिक है हेनरीज लॉ। देखिए, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। सपोज कीजिए अब गर्मियों का सीजन है तो कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक तो आजकल आप उड़ा ही रहे होंगे। आपको इसकी शेप अगर अच्छी ना बने तो इसके लिए जरा गरीब आदमी को माफ कर दीजिएगा। देखिए क्या होता है, हेनरीज लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। क्या कहती है ये लॉ कि किसी भी लिक्विड में कोई गैस कितनी डिसॉल्व होगी, याद रखिएगा कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर को हम नहीं चेंज करने जा रहे हैं। किसी भी गैस, क्योंकि यहां पर कोई ना कोई गैस हमने फिल की हुई है, जनरली वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आप जानते हैं। ये गैस इस लिक्विड में कितना डिसॉल्व होगी, ये गैस इस लिक्विड में कितना डिसॉल्व होगी, कम या ज्यादा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इस लिक्विड के ऊपर इस गैस का प्रेशर कितना है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इस लिक्विड से ऊपर उस गैस का प्रेशर कितना है। और क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है, इसलिए हमने टेम्परेचर को पहले ही फिक्स कर दिया है। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व इन ए लिक्विड, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिस्टम हमारा क्लोज है, तो यहां एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। जितना मास यहां पर गैस का डिसॉल्व होगा वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड। यानी मास ऑफ ए गैस dissolved in a liquid, it is directly proportional to the pressure of that gas above the liquid at constant temperature. Obvious है कि जब भी आप कांस्टेंट हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा, तो यानी m1 upon m2 is equal to p1 upon p2. What is p1 p2? pressure of gas, जो भी डिसॉल्व हुई है उसका प्रेशर above the liquid at constant temperature. जी देखिए, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, सपोज कीजिए ये हमने यहां पर कोई लिक्विड लिया हुआ है, वाटर होगा जनरली, है ना, और यहां पर ये हमने पिस्टन लगाया हुआ है, जिसके ऊपर हम कुछ वेट वगैरह भी पुट कर सकते हैं। यहां पर कुछ गैसेस हैं, ये है गैसियस मिक्सचर, जिसमें लेट इट बी ए गैस बी गैस, ठीक है, और ये है लिक्विड, मान लीजिए वाटर है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिस्टम क्लोज है। देखिए ए और बी दो गैसेस का मिक्सचर है ऊपर, लिक्विड से ऊपर, जो इस समय इक्विलिब्रियम में है। पूरे सिस्टम का कुछ प्रेशर होगा, पूरे सिस्टम का प्रेशर क्या होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर, कि टोटल प्रेशर exerted by a mixture of gases is equal to the sum of partial pressure exerted by the individual gases under similar condition of temperature and volume। तो टोटल प्रेशर तो ये है, लेकिन किसी गैस की सोल्यूबिलिटी, ए की सोल्यूबिलिटी का बी के प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, बी की सोल्यूबिलिटी का ए के प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। हमारी बॉडी में कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी उसका लेना देना नाइट्रोजन से नहीं है, नाइट्रोजन कितनी डिसॉल्व होगी उसका ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। तो मास ऑफ ए कितने डिसॉल्व होगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अबव द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी प्रकार से बी का कितना मास डिसॉल्व होगा, दैट डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्रेजेंट अबव द लिक्विड, या इज एन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज। इक्विलिब्रियम मेंटेन है ना, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन है, उस इक्विलिब्रियम पर जो भी पार्शियल प्रेशर है ए और बी का, उसके अकॉर्डिंग ही इनकी सोल्यूबिलिटी होगी, राइट। तो यही बात कहती है हेनरीज लॉ कि कितना मास डिसॉल्व होगा ये उस गैस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है जो लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट होता है। लेकिन याद रखिए टेम्परेचर हमें कांस्टेंटली अभी लेके चलना है, राइट। सो जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी, है ना। मैं जितना ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा, मान लो यहां मैंने वेट लिया है W, यहां वेट मैंने लिया X, फिर मैंने Y लगा दिया, तो जितना ज्यादा वेट रखेंगे प्रेशर बढ़ेगा, उतने ज्यादा पार्टिकल अंदर डिसॉल्व होते चले जाएंगे। तो जितना ज्यादा प्रेशर लगाते हैं सोल्यूबिलिटी
उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी जो सोल्यूबिलिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना। किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी जो कि हम मोल फ्रैक्शन से डिनोट कर रहे हैं, x is called the mole fraction and that is the partial pressure, तो कहीं ना कहीं it is equal to the k into p. K is any constant that depend upon the nature of gas, solvent, temperature, कई बातों पर डिपेंड करता है, right? So पार्शियल प्रेशर हो जाएगा x अपॉन k, इसको मैं 1 अपॉन k into x भी लिख सकता हूं, and 1 upon k is called kh. This is called Henry's constant. This is called Henry's constant. तो यहां से हमारी एक लॉ निकल कर आ गई है, हेनरीज लॉ। वो क्या कहती है कि पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा लेंगे उतनी ज्यादा उसकी सोल्यूबिलिटी होगी, और KH क्या होता है, दिस इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट, राइट। एक पहले ऊपर हमने K लगाया था लेकिन नीचे हमने KH लगाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट, जो कई बातों पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ गैस, है ना, यानी ऑक्सीजन का KH क्या है, नाइट्रोजन का KH क्या है, हीलियम का क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, नेचर ऑफ गैस क्या है, किस लिक्विड में आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं। देखिए अगर मैं ऑक्सीजन को वाटर में डिसॉल्व करूंगा एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर तो उसका कुछ KH होगा, लेकिन ऑक्सीजन को बेंजीन में डिसॉल्व करूंगा तो कुछ और KH आएगा। दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट आल्सो। एंड थर्ड वन इज टेंपरेचर। तो हेनरीज कांस्टेंट हमारा तीन बातों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेंपरेचर। अभी मैं वैल्यूज के थ्रू आपको ये बात क्लियर भी कर दूंगा। सो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस की सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि गैस, जब आप किसी गैसेस मिक्सचर को गर्म करते हैं जो लिक्विड में डिसॉल्व है तो गैस के पार्टिकल बाहर आने लग जाते हैं, क्योंकि गैस का बाहर आना सॉल्यूशन में से एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। टेम्परेचर बढ़ाना हमेशा एंडोथर्मिक को फेवर करता है। ओहो मैं उल्टा बोल गया, मैं गलत बोल गया। गैस का लिक्विड में जाना एक्सोथर्मिक, बाहर आना एंडोथर्मिक होता है। किसी गैस का किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाना, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। गैस का जाना एक्सोथर्मिक, बाहर आना एंडोथर्मिक। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा एंडोथर्मिक को फेवर मिलता है। इक्विलिब्रियम ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड, ये हमें ली चैप्टर ने बताया है। एंडोथर्मिक का मतलब है सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होने लगी, गैस विल एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन, मींस सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करने लग जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करने लगी। अब मैं यहां से KH की बात करता हूं तो KH होगा पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो गई तो KH डेफिनेटली इंक्रीज होगा, यानी KH की वैल्यू टेम्परेचर के साथ डिचिक बढ़ने लग जाती है। तो जिस गैस के लिए KH की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी उसकी सोल्यूबिलिटी उतनी कम होगी। हायर द वैल्यू ऑफ KH लेसर बी द सोल्यूबिलिटी। तो देखो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर डिसॉल्व होती हैं, तो किसका KH ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होती है हमारी बॉडी में नाइट्रोजन कंपैरेटिवली, तो KH वैल्यू नाइट्रोजन की कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। ठीक है, सो ये तो हमारी हेनरीज लॉ आ गई यहां से। अब मैं जरा KH की भी बात कर लेता हूं। सो इसके लिए मुझे कुछ डेटा लेना पड़ेगा, तो मैं उस डेटा को यूज करता हूं और आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूं कि कैसे KH बाकी फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, वो चाहे टेम्परेचर हो या सॉल्वेंट हो या नेचर ऑफ गैस हो। तो डेटा ये रहा। सो देखिए डेटा को, ऑक्सीजन गैस है और टेम्परेचर 293 है तो KH की वैल्यू ये है, लेकिन टेम्परेचर जब बढ़ाया तो KH की वैल्यू इंक्रीज हो गई। टेम्परेचर बढ़ाने पे KH इंक्रीज होता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, तो डेफिनेटली KH की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होती है वो उस गैस की लेसर सोल्यूबिलिटी की तरफ इशारा करती है। यानी ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी 298 केल्विन टेम्परेचर पर ज्यादा है, 2303 केल्विन पर कम है। अब देखिए नाइट्रोजन की बात करें, टेम्परेचर सेम है लेकिन सोल्यूबिलिटी KH की वैल्यू में डिफरेंस आ गया ना,
तो केएच की वैल्यू कहीं ना कहीं नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि हर गैस की केएच वैल्यू अलग अलग आ रही है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रही है और सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करेगी। अभी देखिएगा, तो नाइट्रोजन की केएच वैल्यू ऑक्सीजन की केएच वैल्यू से बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है। तभी मैंने कहा था कि नाइट्रोजन की सोल्युबिलिटी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कंपैरेटिवली कम है, हाई केएच, नेचर है उसका अपना। हाइड्रोजन की सोल्युबिलिटी देखिए कितनी कम है, केएच की वैल्यू बहुत हाई है, तो ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी कहीं ना कहीं अंडर सिमिलर सेट ऑफ कंडीशन, यानी टेम्परेचर की मैं बात करूं, सेम सॉल्वेंट की बात करूं, तो ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन पर भी डोमिनेट करने जा रही है, और हाइड्रोजन कहीं ना कहीं नाइट्रोजन से ज्यादा सोल्यूबल है अगर हम सिमिलर कंडीशन की बात करें। लेकिन हीलियम को देखिए, बड़ा काम की बात है ये, हीलियम बहुत काम की बात है। अभी आगे आगे जब हम स्कूबा डाइवर के बारे में पढ़ेंगे, हीलियम की केएच वैल्यू बहुत ज्यादा ली गई है। देखिए नीचे जाएंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, जैसे जैसे गैस के पार्टिकल का साइज बढ़ता है ना, उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ने लग जाती है। तो हीलियम का जो केएच होगा वो डेफिनेटली सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हीलियम की सोल्यूबिलिटी बहुत कम है। यानी जैसे जैसे ग्रुप 18 में साइज बढ़ रहा है, उसकी केएच वैल्यू डिक्रीज कर रही है। केएच वैल्यू हीलियम की ज्यादा, नियोन की कम, आर्गन की कम, और क्रिप्टन या ज़ीनॉन जो भी है, ज़ीनॉन ले लेते हैं, और भी कम, क्योंकि सोल्यूबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, और सोल्यूबिलिटी से केएच का 36 का आंकड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं केएच की वैल्यू नेचर ऑफ गैस पर, यानी हर गैस की अपनी सोल्यूबिलिटी है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की पानी में सोल्यूबिलिटी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि केएच की वैल्यू बहुत कम आ रही है। ठीक है, लेकिन बेंजीन में चलो और भी ज्यादा आ रही है। हाइड्रोजन की बात करें तो देखिए बेंजीन में उसकी सोल्यूबिलिटी ओहो माशाअल्लाह होश उड़ा रही है, लेकिन पानी में हाइड्रोजन बिल्कुल नहाने को तैयार नहीं हो रहा, डिसॉल्व होने को तैयार नहीं हो रहा, हाई केएच वैल्यू। तो आप ये समझ चुके हैं कि किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी उसके अपने नेचर पर, उसके टेम्परेचर पर और सॉल्वेंट पर, तो कहीं ना कहीं वो केएच एक कॉम्बो पैक में सबको इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, सो अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, ये बात तय है। कीपिंग द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ये बात हमें हेनरीज लॉ कहती है। ठीक है, तो केएच की यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है, तो जो यूनिट प्रेशर की होगी वही यूनिट केएच की होगी। मतलब एटीएम कह लीजिए, बार या किलो बार या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, टोर, जो भी यूनिट आप लेना चाहते हैं केएच की, वो वही यूनिट होगी जो प्रेशर की यूनिट होगी। यानी यूनिट ऑफ केएच क्या होगी, या तो हम किलो बार में भी ले सकते हैं, एटीएम में भी ले सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी ले सकते हैं, पास्कल में भी ले सकते हैं। मतलब सेवरल यूनिट है, क्योंकि यूनिट तो वही है जो प्रेशर की है ना। अब किन किन कंडीशन में हेनरीज लॉ ओबे होगी, किन किन कंडीशन में हेनरीज लॉ ओबे होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंडीशन दैट फेवर हेनरीज लॉ, देखिए इसके लिए ज्यादा बातें नहीं है, कम ही बातें हैं। कंडीशन फॉर हेनरीज लॉ टू बी ओबेड, कंडीशन फॉर हेनरीज लॉ, पहली कंडीशन क्या है कि जो सॉल्यूशन है डाइल्यूट, यानी कि बहुत ही लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर सॉल्यूशन जो है, यानी जो गैस हम डिसॉल्व कर रहे हैं, वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर होना चाहिए। आखिर इसका कारण क्या है, कारण क्या है ना। इसका कारण देखिए ये है कि जब हम किसी भी गैस को डिसॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, तो वो गैस आइडियल बिहेवियर शो करना चाहिए उस गैस को, है ना। यानी गैस का बिहेवियर क्या होना चाहिए, आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस शुड बी आइडियल। और गैस का आइडियल बिहेवियर कब होगा,
जो वो लो प्रेशर पर होती है, क्योंकि अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस के पार्टिकल आपस में क्लोज आ जाते हैं, वो एक दूसरे से अट्रैक्शन करने लगेंगे, है ना। वो एक दूसरे से अट्रैक्शन करेंगे तो गैस शायद लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाए, और गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। जब गैस ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर तो लिक्विड की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में आ जाएगी ना। आपको गैस रखना है तो प्रेशर लो रखना पड़ेगा। लो प्रेशर रखने का फायदा क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो आइडियल बिहेवियर शो करेंगे, गैस का लिक्विफाई होने का चांस कम रहेगा। और हाई टेम्परेचर भी उसी चीज को फेवर करता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं और गैस अपना आइडियल बिहेवियर शो करती है। अगर आपने हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर कर दिया तो गैस अपना आइडियल बिहेवियर डेविएट कर जाती है, छोड़ देती है, और वो लिक्विफाई होने की तरफ भागने लग जाएगी। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो गैस जिसको हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं दैट शुड एग्जिबिट इट्स आइडियल बिहेवियर एंड इट इज पॉसिबल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। दूसरा है गैस शुड नॉट अंडरगो any type of compound formation with the solvent। सॉल्वेंट के साथ कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। जो गैस है हमारी वो ना तो एसोसिएट हो और ना ही वो डिसोसिएट हो, तब जाकर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होगी। मतलब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया और आपने H2CO3 बना दिया तो सॉरी, अब गैस कहां रही, गैस तो आपने कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया भाई, कोई दूसरी कंपाउंड में चीज बना दी, तो वहां पर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगी। अमोनिया को आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, पता चला जी यहां तो कुछ और ही काम हो गया, वो तो इंटरेक्शन कर गई, वो तो डिसोशिएट हो गई, आयनाइज हो गई, तो सॉरी यहां पर भी बात नहीं बनेगी। HCl को आप पानी में डाल रहे हैं, HCl गैस को पानी में डाल रहे हैं, पता चला जी डिसोसिएशन हो गया, तो सॉरी यहां पर भी बात नहीं बनेगी। द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन विद द सॉल्वेंट, एनी टाइप, नो, देयर शुड बी नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट। तो KH के बारे में तो हमने जान लिया कि KH एक्चुअली में क्या सिग्निफाई करता है, और हेनरीज लॉ सीधी सीधी ये कहती है कि पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, पार्शियल प्रेशर कम करोगे तो सोल्यूबिलिटी कम होगी। अब इसकी एप्लीकेशन पर आते हैं, कहां कहां इसकी एप्लीकेशन देखने को हमें मिलती है। देखिए एप्लीकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए एप्लीकेशन नंबर 1, देखो जो भी मैंने लिम्का या पेप्सी बनाई थी ना, आप कभी भी देखिए जब आप भी मार्केट से कभी भी 2 लीटर की या 1.5 लीटर की बोतल लाते हैं, वो कभी भी ऊपर तक पैक नहीं होती ना, ऊपर तक भरी हुई थोड़ी होती है, क्योंकि ऊपर तक भर दोगे तो फिर गैस कहाँ आएगी, इसलिए कुछ स्पेस जो छोड़ा जाता है वहां पर गैस होती है, वहां पर गैस का जितना ज्यादा प्रेशर लेगी वो गैस पानी में, लिक्विड में उतनी ज्यादा डिसॉल्व होगी। और आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं गैस बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि अभी यहां पर शांति है, यहां पर जब शांति शांति है, क्योंकि यहां पर एक इक्विलिब्रियम ऑलरेडी डेवलप्ड है, ढक्कन बंद है, सिस्टम क्लोज है, ढक्कन बंद है, सिस्टम क्लोज है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जितना मास पानी में डिसॉल्व है और जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फेज में है, उन दोनों में एक इक्विलिब्रियम है, एक सेटिंग डेवलप हो चुकी है, इसलिए सिस्टम हमें बहुत ही शांत लग रहा है, शांत। लेकिन जैसे आप ढक्कन खोलेंगे क्या होगा, गैस बाहर आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ढक्कन खोलते ही अब प्रेशर तो बदल गया। पहले तो गैस को आपने हाई प्रेशर पर डिसॉल्व किया था, ठूस ठूस के प्रेशर लगाया था, तब जाके गैस डिसॉल्व हुई थी। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि अब ढक्कन आपने खोल दिया, गैस के पार्टिकल हमेशा एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। तो अब प्रेशर क्या होगा, पहले तो प्रेशर ज्यादा था, अब प्रेशर कम हो गया। अब प्रेशर कम तो मास भी अंदर कम होगा। जो गैस अभी मैंने बताया था ना कि मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड एट कांस्टेंट टेंपरेचर। बहुत जल्दी बोल गया हूं, लेकिन आप लोग इसका भावार्थ समझ जाइएगा कि जितना ज्यादा ऊपर प्रेशर होता है उतना ज्यादा मास डिसॉल्व होता है। अब ऊपर प्रेशर ही कम हो गया, अब ढक्कन खोल दोगे तो एयर का प्रेशर होगा जो कि 1 atm है। जब प्रेशर बहुत कम है
तो नए प्रेशर के अकॉर्डिंग अब एक नया इक्विलिब्रियम आएगा, नए प्रेशर के अकॉर्डिंग अब नई सोल्यूबिलिटी होगी। ये जो पहले सोल्यूबिलिटी है वो हाई प्रेशर पर है, अब प्रेशर कम है तो सोल्यूबिलिटी भी कम हो जाएगी, इसलिए गैस बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे अब एक नया इक्विलिब्रियम अटेन करना है, उसे अब एक नई जिंदगी, एक नया जीवन, एक नए प्रेशर के साथ स्टार्ट करना है। तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, गैस फुर्र से बाहर आ जाती है, राइट। तो यानी कि हम कितना मास डिसॉल्व करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, वो इसके ऊपर प्रेशर पर डिपेंड करता है। यही तो है हेनरीज लॉ, जितने ज्यादा प्रेशर लेंगे उतना ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। चलो, अब गर्मियों का सीजन चल रहा है, अगर आप ये वीडियो गर्मी में देख रहे हैं तो गर्मी का सीजन चल रहा है, और सर्दियों में हो तो गर्मियों को एज्यूम कर लेना, और आपका मूड हो गया है कि चलिए जी आप तो माउंट एवरेस्ट पर कहीं घूम के आना है। तो जब आप जितनी हायर हाइट पर जाएंगे, जितनी ज्यादा आप हायर हाइट पे जाएंगे, ऑब्वियसली वहां एयर कम हो जाएगी, एयर कम होगी तो ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी तो उसका प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो उसकी सोल्यूबिलिटी हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कम हो जाएगी, हमारे ब्लड में कम ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को कम ऑक्सीजन मिलेगी, दिमाग को कम ऑक्सीजन मिलेगी, तो दिमाग उतनी हाई एक्टिव स्टेट में काम नहीं कर पाएगा। तो जो बंदे बहुत हायर अल्टीट्यूड पे रहते हैं उनकी बॉडी में हमेशा ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है, उनका ब्रेन अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं करता, दैट पर्टिकुलर स्टेट इज कॉल्ड एनोक्सिया। एनोक्सिया है ना, बावड़े बावड़े से रहते हैं लोग, पूरे एक्टिव स्टेट में काम नहीं करता, क्योंकि ऑक्सीजन कम मिल रही है ना, ऑक्सीजन पूरी मिलेगी तो वो भी सुपर एक्टिव स्टेट में काम करेगा। तो दिस इज कॉल्ड एनोक्सिया। देखिए, अब एक हम बात कर रहे हैं स्क्यूबा डाइवर्स की। इसकी एक एप्लीकेशन है स्क्यूबा डाइवर्स की, आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल में बंदे जाते हैं नीचे गोताखोर, और अपनी कमर पे एक सिलेंडर भी लाद के ले जाते हैं, है? तो क्या होता है, देखिए उसमें क्या है, कंप्रेस्ड एयर है, कंप्रेस्ड एयर है सिलेंडर में। चलिए, ये हो गया हमारा पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और चलो जी, बंदा यहां पर आ गया, चलो यहां पर बंदा आ गया, ठीक है, इस तरह से बंदा आ गया। देखो, वो जितना नीचे जाता है, जितना वो ज्यादा वो डेप्थ में जाएगा, प्रेशर उतना ज्यादा बॉडी पे लगना शुरू हो जाता है। देखो, हम जब भागते हैं तो क्या होता है, थकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एयर अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी डिमांड कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा गैस को अंदर ले जाओ, है ना। यहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप बहुत नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है, डिमांड बॉडी में बढ़ती है ज्यादा से ज्यादा। तो जैसे जैसे आप हायर हाइट पे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जो एयर है, जो कंप्रेस्ड एयर है, वो आपकी बॉडी में डिसॉल्व होने लग जाती है, जिसमें बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन और मेनली ऑक्सीजन। अभी रुक जाइए, कहानी अभी बाकी है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो बंदा जब नीचे चला गया, धीरे धीरे नीचे चला गया, बॉडी में नाइट्रोजन ऑक्सीजन डिसॉल्व होती गई। चलो, ऑक्सीजन से तो उसका काम चल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म में काम आएगी, नाइट्रोजन भी ब्लड सेल्स में डिसॉल्व होती जा रही है। लेकिन वो बंदा जब गया और बाहर आ जाता है, और वो दो तरीके हैं बाहर आने के लिए, या तो बंदा वर्टिकली बाहर आ जाए, या फिर ऐसे तिरछा तिरछा, ऐसे 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 ऐसे। किस सिचुएशन में आना उसके लिए बेहतर रहेगा, वर्टिकली आना बेहतर रहेगा या इस तरह से स्लैंट आना बेहतर रहेगा? देखिए, ये बड़ा फेवरेबल होता है, क्योंकि यहां पर वो धीरे धीरे जब इस तरह से स्लैंट जाता है तो धीरे धीरे प्रेशर कम होता है, धीरे धीरे प्रेशर कम होता है, धीरे धीरे। और ऐसे जाएगा तो एकदम से प्रेशर कम हो जाएगा, तो उसका हाल क्या होगा, जैसे ढक्कन खोला था बोतल का और एकदम से गैस बाहर निकल गई थी, वही हाल उसके अंदर होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, नाइट्रोजन अंदर बॉडी में ठूस ठूस के भर गई, लेकिन जब वो सीधा आएगा, शॉर्टकट लेके आएगा, तो प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा। कम प्रेशर कम, तो अंदर जो गैस डिसॉल्व है, जो पहले हाई प्रेशर पे डिसॉल्व हो गई थी, वो बाहर आने की कोशिश करती है। तो जो हमारे ब्लड सेल्स में नाइट्रोजन डिसॉल्व हो गई तो बबल की फॉर्म में आती है, इससे क्या हो जाता है, बेंड्स पड़ जाते हैं, बेंड्स। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना था, उसको धीरे धीरे वापस आना था, धीरे धीरे धीरे, ताकि वही उसकी बॉडी में जो बैंड्स की फॉर्मेशन थी उसको थोड़ा अवॉइड किया जा सके। लेकिन इसका समाधान क्या होता है, इसमें हीलियम मिलाया जाता है। हीलियम, अभी मैंने आपको बताया था कि
हीलियम की जो KH वैल्यू है बहुत ज्यादा है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इसकी KH वैल्यू बहुत हाई है। हाई KH होने से बहुत बहुत कम सोल्यूबिलिटी, वेरी वेरी लो सोल्यूबिलिटी, और सारा खेल सोल्यूबिलिटी का ही तो है। और हेनरीज लॉ सिर्फ ये कहती है कि प्रेशर से आप सोल्यूबिलिटी को रेगुलेट करोगे। दिस इज हेनरीज लॉ, प्रेशर के थ्रू सोल्यूबिलिटी को रेगुलेट किया जाता है। अब हमने यहां पर हीलियम डाल दिया, हीलियम तकरीबन यहां पर ऑक्सीजन ये तकरीबन 58, ये हमारा 32 के आसपास रिमेनिंग हमारा हीलियम के आसपास, हीलियम हो जाएगा कितना हो गया ये 19, तो तकरीबन 10-11% हमारा हीलियम होता है। हीलियम को हम डाइल्यूशन के तौर पे ले रहे हैं ताकि बॉडी में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा डिसॉल्व ना हो जाए। और हीलियम ही क्यों लिया गया? क्योंकि इसकी सोल्यूबिलिटी कम है। अब तुम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड डाल दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बॉडी में और ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी कि सर जी डाइल्यूशन ही तो करना था। तो एक तो ये ना तो कोई कंपाउंड फॉर्मेशन करती है, इनर्ट गैस है, और इसकी सोल्यूबिलिटी हमारी बॉडी में बहुत बहुत कम होती है, तो हम इससे बैंड्स को अवॉइड कर देते हैं, राइट। सो एक और बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको 2 कंडीशन दे रहा हूं, कहां पर एक्वेटिक लाइफ, चलो ये बंदा तो बाहर आ गया, चल भाई बाहर जा जा, डिस्कवरी वाले ढूंढ रहे हैं भाई तेरे को, जा जा जा। देखिए 2 कंडीशन है हमारे पास, ये मान लीजिए पैसिफिक ओशन है, और ये हमने, चलो यार इसकी टक्कर का ही लेंगे हम, अटलांटिक ओशन ले लेते हैं, है ना, जहां टाइटैनिक डूबा था बीच। अब यहां पर मान लीजिए टेम्परेचर बहुत कम है, तो यहां पर आइस की फॉर्मेशन हो गई, इसकी टॉप सरफेस पर आइस बन गई। चलो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है तो आइस नहीं बनी, और यहाँ पर ये 2 प्यारी प्यारी सी फिश है। तो बताइए कहां पर एक्वेटिक लाइफ, किस पोर्शन में, किस रीजन में, पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, कहां पर एक्वेटिक लाइफ ज्यादा बेहतर तरीके से सस्टेन करेंगी? अब देखिए क्योंकि यहां टेम्परेचर कम है, राइट, टेम्परेचर कम होने से सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है, तो यहां पर जो अवेलेबिलिटी होगी ऑक्सीजन की इस अटलांटिक ओशन वाटर में वो डेफिनेटली ज्यादा होगी, जो इनके लिए एक गुड न्यूज है। लेकिन यहां पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सोल्यूबिलिटी कम होगी, सोल्यूबिलिटी कम होगी तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम होगी, तो इसके लिए थोड़ी बैड न्यूज हो जाएगी। तो जहां पर टेम्परेचर कम होता है या आइस की फॉर्मेशन टॉप सरफेस पर होती है, तो वो एक्वेटिक लाइफ जो नीचे रहती है उसके लिए तो वो एक वरदान साबित होती है, वरदान साबित होती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट हेनरीज लॉ। अब हम हेनरीज लॉ पर चमकाते हैं कुछ न्यूमेरिकल। ये तो थ्योरेटिकली हमने इसको समझ लिया, बस इतनी सी बात है हेनरीज लॉ में कि भैया जी प्रेशर से सोल्यूबिलिटी डिसाइड होगी, है ना। प्रेशर कम कर देंगे तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, प्रेशर बढ़ा देंगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। और KH का क्या रोल था, उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। अगर मैं बात करता हूं कि भाई पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन, तो अगर मैं सोल्यूबिलिटी और प्रेशर की बात करूं, है ना, सोल्यूबिलिटी वर्सेस प्रेशर की बात करूं, तो डेफिनेटली ग्राफ इस तरह का आएगा, ठीक। सो अब हम जरा कुछ न्यूमेरिकल भी कंसीडर कर लेते हैं इसके, हेनरीज लॉ के किस किस तरह के न्यूमेरिकल हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो प्रॉब्लम देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम है नाइट्रोजन इज बबल्ड थ्रू वाटर। मान ले ये है वाटर और इसमें हमने नाइट्रोजन को 293 केल्विन पर डिसॉल्व करने की कोशिश की। 1 लीटर वाटर हमने लिया हुआ है, 1 लीटर वाटर में नाइट्रोजन के कितने मिलीमोल्स डिसॉल्व होंगे और नाइट्रोजन का KH वैल्यू ये दिया हुआ है। नो प्रॉब्लम, बहुत ही बकवास क्वेश्चन है। देखिए हेनरीज लॉ कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH एंड सोल्यूबिलिटी किसका KH, नाइट्रोजन का KH ऑफ नाइट्रोजन, सोल्यूबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड इट शुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ऐसा ना हो कि यहां नाइट्रोजन का प्रेशर सोल्यूबिलिटी ले और यहां पे प्रेशर किसी और का ले, वो नहीं होगा, जिसका सोल्यूबिलिटी उसका प्रेशर। तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर यूनिट ध्यान रख लेना, दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, 0.987 किलो बार, यहां सॉरी बार है ये। KH कितना है, ये किलो में है, तो 76.48 किलो का मतलब इतना हो गया, ये भी बार ये भी बार, बार से बार उड़ गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आ गया। चलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन 0.987, 76.48 10 रेज़ टू पावर 3। अरे बाबा बहुत बड़ा आएगा। चलो ये कट पिटा के कुछ आएगा वो आप कर लेना, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं इतना, लेट अस एज्यूम, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट है, आप लोग कर लेंगे ये।
हमें क्या बताना है, हमें बताना है 1 लीटर पानी में नाइट्रोजन के कितने मिली मोल्स डिसॉल्व हैं। एक है मोल्स, एक है मिली मोल्स, एक होता है ग्राम, एक होता है मिलीग्राम। तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन तो आपने निकाल लिया, तो नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला नाइट्रोजन के मोल अपॉन नाइट्रोजन के मोल प्लस वाटर के मोल, इट इज इक्वल टू दिस। ये मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया था आफ्टर इसको कैलकुलेट करने के बाद। तो देखिए, क्योंकि हेनरीज लॉ कब उपयोग होती है, जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है। तो डाइल्यूट है तो आप नीचे से इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर देंगे तो नाइट्रोजन के मोल्स आ जाएंगे कितने, नीचे पानी के मोल, पानी है 1 लीटर, 1 लीटर पानी का मतलब है 1000 ml पानी, और क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, तो जब सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो जो सॉल्यूशन की डेंसिटी है वो सॉल्वेंट की भी डेंसिटी होगी, यानी 1000 ग्राम पानी। तो पानी को मैं 1000 ग्राम लूंगा तो ये उसके मोल आ जाएंगे इतना। तो नाइट्रोजन के मोल्स आ गए दिस इंटू 55.5। ये मोल्स हैं, हमें तो मिली मोल चाहिए, मिली मोल्स। तो 1000 से इंटू कर दो, किलोग्राम को ग्राम किलोग्राम, है ना, मोल्स मिली मोल्स। तो क्या करूंगा मैं, जब मुझे ग्राम से मिलीग्राम जाना है, ग्राम से मिलीग्राम जाना है तो 1000 से इंटू करूंगा, मोल से मिली मोल जाऊंगा तो 1000 से इंटू कर दूंगा, तो 1000 से इंटू करूंगा तो 10⁻² रह गया, तो ये आ गया 0.555 डिजिट। इतने मिली मोल्स, ये नाइट्रोजन के वो मोल्स आ गए जो 1 लीटर पानी में इस कंडीशन पर डिसॉल्व थे यूजिंग हेनरीज लॉ, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लपकते हैं। कहता है एट व्हाट पार्शियल प्रेशर, कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हम कितना लें जिससे कि ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी इतनी हो जाए। हेनरीज लॉ यही तो कहती है, प्रेशर के थ्रू सोल्यूबिलिटी को रेगुलेट करना है। तो पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का, इट इज इक्वल टू KH ऑफ ऑक्सीजन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए, तो 1 लीटर पानी में 0.05 ग्राम ऑक्सीजन डिसॉल्व है। याद रखिए हेनरीज लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होती है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट प्रेजेंट है लेकिन ना के बराबर, सोल्यूट प्रेजेंट है लेकिन ना के बराबर। तो यहां पर सॉल्यूशन की डेंसिटी और सॉल्वेंट की डेंसिटी सेम है, सॉल्यूशन डेंसिटी और सॉल्वेंट डेंसिटी सेम है, ये हम एज्यूम करके चलेंगे, होता भी है ऐसा डाइल्यूट सॉल्यूशन में। हमें बताना है कि ऑक्सीजन का प्रेशर हम कितना लें, व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल हैव अ सोल्युबिलिटी ऑफ दिस मच, यानी कि 1 लीटर पानी में 0.05 ग्राम ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाए। तो अगर ऑक्सीजन कितना डिसॉल्व हुई है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 0.05 ग्राम, तो इसके मोल कितने आ जाएंगे 0.05/32, ये ऑक्सीजन के मोल आ गए। वेट ऑफ सॉल्वेंट, पानी है 1 लीटर यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहां से आ जाइए, KH ऑफ ऑक्सीजन है 34.86 किलो, ये भी बार में आ गया ताकि आपका आंसर बार में आ जाए। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 के मोल इतने अपॉन O2 के मोल प्लस वाटर के मोल, वाटर कितना है 1000 ग्राम। आप इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं यहां से, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल प्लस में से नेगलेक्ट किया जा सकता है, जो भी नेगलेक्ट करते हैं हमेशा प्लस और माइनस में से ही करते हैं। तो ये रह जाएगा 1000/80, तो ये 80 ऊपर आ जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा किसमें, बार में। अभी हम कुछ प्रॉब्लम और लेते हैं, ये है हमारी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम, एयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन है इस रेशियो में, राइट। देखिए ये वाटर है और वाटर के ऊपर एयर है। एयर में आप जानते हैं नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है ना, करण अर्जुन। और किस रेशियो में है, इस रेशियो में है। तो हमें बताना है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर सोल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व्ड इन वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट रूम टेंपरेचर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm, ये जो एयर का प्रेशर है 1 atm है। अब इस एयर के प्रेशर में से नाइट्रोजन क्योंकि 78% होती है, तो नाइट्रोजन का जो अपना पार्शियल प्रेशर आएगा वो इतने एटीएम, और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर आएगा वो 0.21 एटीएम आ जाएगा, है ना। प्रेशर किसका कितना होगा ये तो औकात पर डिपेंड करता है ना। तो नाइट्रोजन ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। अब
हेनरीज लॉ क्या कहती है कि भैया नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है इट इज इक्वल टू KH ऑफ नाइट्रोजन मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, KH ऑफ ऑक्सीजन मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। रेशियो ले लेते हैं, डिचिक डिचिक, जो उड़ता उड़ा देंगे, जो कटता काट कूट देंगे। तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर होगा 0.78, ऑक्सीजन का होगा 0.21। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं, इस रेशियो को यूज कर सकते हैं। देखो टोटल प्रेशर है 1 atm, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल प्रेशर 1 atm, राइट। उसमें से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एयर कंटेन O2 एंड N2, ये इसको N2 एंड O2 करो क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा होती है। N2 एंड O2 इन द रेशियो ऑफ दिस, तो नाइट्रोजन का जो अपना रेशियो आएगा इसमें से टोटल वो 4/5 आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं 4/5 इंटू 1 कर दूं तो कहीं ना कहीं वो 0.8 आएगा। मैं इस क्वेश्चन के, अब मैं गिवन डेटा के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, तो वो कहीं ना कहीं 0.8 atm आ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं 0.2 atm, वही है नियर अबाउट 78% और 21% ऑक्सीजन, वही बात आ रही है, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये 1/5 हो जाएगा टोटल प्रेशर का, यानी 0.2, ये टोटल प्रेशर का 0.8। चलिए थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, 0.8 0.2, तो ये तो पार्शियल प्रेशर हो गए इनके अपने अपने। KH ऑफ N2, नाइट्रोजन का KH पानी में दिया है 6.6 10⁻⁷ टोर, और ऑक्सीजन का 3.3 10⁻⁷। तो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, उड़ा दो डिचिक इनटू डिचिक, ये आ गया 2, उड़ा दो 4, उड़ा दिया 2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कहीं ना कहीं आ रहा है 2:1, है ना। नाइट्रोजन का अपना KH रखा, ऑक्सीजन का अपना KH रखा, और इस तरीके से बात हमारी बन गई। ठीक है, तो नाइट्रोजन का प्रेशर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो इस प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो है दैट कम्स आउट टू बी 2:1। चलिए, कहता है कार्बन डाइऑक्साइड का KH वैल्यू इतना दिया गया है पानी के अंदर इस टेम्परेचर पर। हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर रहे हैं पानी में, सोडा बना रहे हैं, लिम्का बना रहे हैं। Calculate the quantity of carbon dioxide in 500 ml of soda water when packed under इतने प्रेशर। देखिए कि सीन कुछ इस प्रकार से है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को आप हाई प्रेशर पर डिसॉल्व कर रहे हैं पानी में सोडा वाटर बनाने के लिए, है ना। कहता है कितना प्रेशर आप लगा रहे हो, इतना प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे गैस उतनी ज्यादा डिसॉल्व होगी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा हेनरीज लॉ कहता है कि भाई प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या होगा, KH ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है KH तो दिया हुआ है पास्कल में इस टेम्परेचर पर पानी के अंदर। कहता है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम 500 ml सोडा वाटर में डिसॉल्व करेंगे, यानी सॉल्यूशन है। अब मैंने बताया कि हेनरीज लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होती है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन है एक्चुअली में वो सॉल्वेंट है, क्योंकि सोल्यूट बहुत कम है, बहुत कम है। तो आप इस 500 ml को सोडा वाटर को 500 ग्राम पानी भी एज्यूम कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है 2.5 atm। ठीक है, 2.5 atm है। अच्छा, 1 atm इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ये मैं पास्कल में लिया है क्योंकि KH भी मुझे पास्कल में दिया हुआ है 1.67 10⁸ है ना, दोनों तरफ पास्कल पास्कल हो गए, और ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं, 2.5 10⁵ 1.67 10⁸, ये उड़ा देंगे 3 आएगा। ये एग्जैक्टली तो नहीं कटेगा, लेकिन अगर ये 100 ये 1.25 तो 2 आता है, ये 1 पॉइंट कुछ आएगा। चलो मैं इसको राउंड ऑफ करके अपना दिमाग लगा के तकरीबन इतना मान लेता हूँ, एज्यूम कर रहा हूं मैं, एज्यूम, ठीक है ना, क्योंकि टाइम ना वेस्ट हो आप लोगों का। सो मोल फ्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का इतना आ गया। अब मोल फ्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी के मोल, और सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो आप यहां से इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल अपॉन में पानी के मोल, और पानी कितना होगा 500 है ना, 500 अपॉन में 18 इज इक्वल टू 1.75 10⁻⁻3। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा 1.75 10⁻⁻3 इनटू में 500 अपॉन 18। अब हमें मास निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक मोल का मास 44,
तो इतने मोल का कितने होगा, ये आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर ग्राम में आ जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास इस 500 ml सोडा वाटर में आपने डिसॉल्व कर दिया जब प्रेशर इतना लिया था। तो क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रेशर लेंगे उतना ही ज्यादा मास डिसॉल्व होता चला जाता है। ये एक सिंपल सी बात हेनरीज लॉ के थ्रू हमें पता चल जाती है। देखो मैंने सबसे पहले हेनरीज लॉ का एक रेशियो लिखवाया था m1/m2 इज इक्वल टू p1/p2। देखिए क्वेश्चन है उसमें, बहुत घटिया सा क्वेश्चन लेता हूं मैं। कहता है कि इथेन गैस है जब इसका प्रेशर आपने 2 atm लिया, इथेन गैस का प्रेशर जब 2 atm लिया तो मास डिसॉल्व्ड इन वाटर वाज 0.5 ग्राम। कहता है एट व्हाट प्रेशर the mass dissolved is 1.5 ग्राम। देखो सीधी सी बात यह है कि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो मास बढ़ेगा। गैस वही है इथेन, तो KH तो चेंज होगा नहीं, सॉल्वेंट भी वही है, KH चेंज होगा नहीं, टेम्परेचर भी वही है, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा KH के रिस्पेक्ट में। हमने पढ़ा जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा मास डिसॉल्व होगा। तो m1/m2 इज इक्वल टू p1/p2, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो m1 है पहले 0.5, m2 है 1.5। 0.5 के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर दिया है वो 2 atm है और इसके करस्पॉन्डिंग हमें प्रेशर निकालना है, तो ये आ गया 6 atm। यानी कि जब आपने देखा कि सोल्यूबिलिटी ट्रिपल हो गई तो भाई प्रेशर भी तो ट्रिपल होगा ना, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर लेंगे उतनी ही ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। यही है सिंपल सा हेनरीज लॉ जो हमें बताता है कि किस तरह से गैस की सोल्यूबिलिटी उसके प्रेशर पर डिपेंड करती है। दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट हेनरीज लॉ, इट्स एप्लीकेशन, इट्स न्यूमेरिकल पार्ट, इट्स कॉन्सेप्चुअल पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना पाप है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे मर्जी कीजिए, जैसे कैरी मिनाटी भी बोलते हैं ना, उस पे चाहे फूल मारो, ईंट मारो, जो मर्जी करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर दो, मुझे कुछ नहीं पता। तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा ही बेस्ट कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पर मानव केमिस्ट्री की तरफ से मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।